अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम रूह अशकम नावल की 30 एपिसोड स्टार्ट करने वाले हैं। शादी की डेट 1 महीने बाद की है मेरे भाई। हम अभी से शॉपिंग पर क्यों जा रहे हैं? गाड़ी चलाते काशा ने बेजारियत से पूछा। मैंने कब कहा हम शॉपिंग करने जा रहे हैं? नजरें मोबाइल पे जमाए इब्तिसाम ने से घोरा। तो इतनी सुबह किस खुशी में तू मुझे उठाकर यहाँ खाली रोड पे खुआरी करवा रहा है? अचानक से ब्रेक लगाया, वो उसकी ढिठाई पे तप गया। बस यूं दिल किया थोड़ी खुआरी कर लूँ तो तुझे भी साथ ले आया। तू पिटेगा मुझसे इब्तिसाम। ब्रेक पे पाँव रखे हुआ वो चीख पड़ा। जब नज़र मोबाइल पर पड़ी तो इब्तिसाम को देखा। ये किसका नंबर है? कल से देख रहा हूँ ये नंबर ओपन है स्क्रीन पर, ना कॉल करता है ना बैक करता है। क्या नंबर याद कर रहा है? इतना सब कहने के बाद काशान ने सवालिया अंदाज से पूछा। गाड़ी यूनी की रोड पे डाले। इसके सवाल को मुकम्मल नज़रअंदाज करते इब्तिसाम ने मोबाइल ऑफ कर दिया। वैसे किसका नंबर है? अब भी वो बाज नहीं आया था मोहतरमा का। अगले आधे घंटे के सफ़र में वो दिमाग की दही करते इब्तिसाम ने बताना ही मुनासिब समझा। सही। इब्तिसाम, एक बात कहूँ, अगर बुरा ना मानो तो मैंने बुरा मान भी लिया तो कौन सा तूने चुप हो जाना है? बोल। इसने फिर मोबाइल ऑन कर लिया था। यार तू इस लड़की में इतना इंटरेस्टेड मत ले भाई। मेरे भाई हरकत करते हाथ थम गए। सामने के नखियों से इसकी तरफ देखा, जैसे कहना चाहता हूँ वाकई देख मैं तेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहता, मगर यार तू सर ज़ियान को नहीं जानता। वो अपनी बहन को लेकर बहुत टची है। अगर इसे मालूम हुआ तेरी फीलिंग्स के बारे में, और फिर वो लाल हवेली वाले भी तो है ना यार। बात को आधा अधूरा छोड़े काशान से अपना असल मकसद समझाना चाहता था, मगर इसकी लापरवाही देख के वो सब होता काशान को नज़र नहीं आ रहा था। मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता काशान कि तुम्हारे सर ज़ियान कैसे हैं कैसे नहीं। मुझे सिर्फ मेरी ज़ात से फ़र्क पड़ता है, और इब्तिसाम की ज़ात के लिए मोहतरमा हरफ आखिर की तरह लाजिम ठहरी है। अभी से मोहब्बत है, अगर कोई रुकावट बना तो शहीद बनने में देर नहीं लगेगी। दो टुक लेचे में कहते इब्तिसाम ने सिरगिट से लगाई। तो तूने सोच लिया तू माजी में हुई गलती दोहराएगा? वो कुदरत सीरियस अंदाज में बोला। हाँ, और इस बार मात हवेली वालों को होगी। इसके लहजे में फमती जुनूनियत देख के काशान ने तहस्सुस से इसे देखा। अगर इस बार भी ऐसा नहीं काशान, इसके आगे एक लफ्ज़ नहीं। वो पूरी कुव्वत से दौड़ा। अगर अब की बार ऐसा हुआ तो याद रखना, आग लगा दूंगा इस हवेली को भी और इसमें रहने वालों को भी, मगर पीछे नहीं हटूंगा। शिद्दत से कहते इब्तिसाम ने जबड़े भींचे। ओके रिलैक्स, बस यहीं गाड़ी रोक दे, आगे से मैं पैदल चला जाऊंगा। उसके कहने पर काशान ने गाड़ी रोक दी। अपने सर से कहना, इब्तिसाम इब्राहिम चौधरी के बारे में जानना है तो मुझसे खुद आकर पूछ लें, यूं बेकार में पैसे और वक्त ज़ाया ना करे। कहता वो निकल गया। जब काशान न समझने वाले अंदाज में से जाता देखता रहा। वो बंदा इस जहन्नम में तो इसकी सोच से बैर था। आज इसकी आंख देर से खुली, जाके 5 मिनट गुजर चुके थे, मगर वो होने सी पोजीशन में लेटा गहरी सोच में डूबा था। कल रात का मंजर बार बार आंखों के सामने डराने लगता। मुझे क्या हो गया था कल रात? मैं इसके सामने क्यों रोया? जब मजीद कुछ याद आने पर सुफियान शाह फौरन से उठ बैठा। मैंने इसे अनुजा के मुतल्लिक बात की, इसके लिए दुआ करने को कहा। इसे कितना बुरा लगा हो। ऐसा नहीं था कि सुफियान शाह कोई बहुत रहमदिल इंसान था, नहीं, वो एक जालिम हाकिम था। मगर जहाँ बात मोहब्बत की होती वहाँ सैयद सुफियान वली शाह का दिल मोम से भी ज़्यादा नर्म पड़ जाता। आखिर इसने भी तो इस जादू के असर में अपनी ज़िंदगी के 30 साल गुजारे थे। आखिर इसे कैसे मालूम नहीं होती वो तड़प जो महबूब को ना देखने पर होती है, वो अजियत जो महबूब की दूरी पर काटती है। इसने भी तो अनुशे शाह का हैदर काटा था, तन्हा खुद से लड़ते वक्त से लड़ते। तो आज इसे कैसे इस लड़की की तकलीफ महसूस ना होती जो जाने अनजाने में सही मगर इसकी तरफ गायब हो चुकी थी। इसकी मोहब्बत में पूरा भीग चुकी थी। वो वाकिफ था इस दुख से। सुफियान शाह ने वो दुख झेला था, मगर कल रात शायद गम की शिद्दत थी जो इसे ऐना के सामने रोने पर मजबूर कर गई थी। वो सोच रहा था जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। आप उठ गए? मैं आपके जागने का इंतज़ार कर रही थी। क्यों? सर तय पाँव उसे देखते सुफियान शाह ने गहरी नज़रों से इसकी तरफ देखा, जैसे कहना चाहता हो तो आज इसे कैसे किसी लड़की की तकलीफ महसूस ना होती, तो जाने अनजाने में सही मगर इसकी तरफ गायब हो चुकी थी। इसकी मोहब्बत में पूरा भीग चुकी थी। वो वाकिफ था इस दुख से। सुफियान शाह ने वो दुख झेला था, मगर कल आज शायद गम की शिद्दत थी जो उसे ऐना के सामने रोने पर मजबूर कर गई। वो सोच रहा था जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। आप उठ के मैं आपके जागने का इंतज़ार कर रही थी। क्यों? सर तक पाँव से देखते सुफियान शाह ने गहरी नज़रों से उसकी तरफ देखा, जैसे कुछ जानना चाहता हो। जो वो पैर सब आपका नाश्ते पर इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए। इसकी नज़रों की तपिश खुद भी महसूस की। ऐना कन्फ्यूज़ होने लगी। तुम जाओ, मैं आता हूँ। मुझसे नाराज़ नहीं थी, सोचती सुफियान शाह को थोड़ा सुकून मिला था। मैं जानती हूँ आप मुझे इसलिए देख रहे थे ताकि जान सके मैं नाराज़ हूँ या नहीं।
مگر میں کیوں ناراض ہوں گی آپ سے؟ بھلا میرا رشتہ ہی کیا؟ میں کل تک سوچتی تھی جب آپ کی زندگی میں آؤں گی تو آپ سے اتنی محبت کروں گی کہ آپ اپنے سارے دکھ بھول جائیں گے، مگر میں بھول گئی تھی کہ میں انوشی شاہ نہیں ہوں، میں تو اینا شاہ ہوں، جس کی ایک طرفہ محبت آپ کو کبھی نہیں بدل سکتی۔ آپ کے دل پر صرف انوشی شاہ کی محبت کی مہر لگی ہے، جسے یہ بدبخت اینا شاہ کبھی ختم نہیں کر پائے گی۔ دروازے میں وہ کھڑی کتنی دیر اس متعلق سوچتی رہی، جب واش روم کا دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ جھٹ سے آنسو صاف کرتی کچن کی سمت بھاگ گئی۔ اشال اور اشان بھائی واپس آ رہے ہیں، شام تک پہنچ جائیں گے۔ ناشتے کی ٹیبل پہ آتی اس نے سلام کیا۔ لال حویلی والوں کو جیسی خوشخبری سنائی تھی، یا اللہ تیرا شکر، میری بچی اتنے دنوں بعد واپس لوٹ رہی ہے۔ بی جان مسکراتی اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ ارشان کی کال آئی تھی؟ جی، یک لفظی جواب پر دادا جی سفیان شاہ کی طرف دیکھنے پر مجبور ہوئی ہے۔ کل رات کو کال آئی تھی، چائے کا گھونٹ بھرتے کا، اور تم اب بتا رہے ہو؟ ہاں، کیونکہ کل رات آپ دونوں مجھے ڈانٹنے میں اتنے مصروف تھے کہ میری سنی نہیں۔ پہلے بی جان اور پھر دادا جی کی طرف شکایتی نظروں سے دیکھتے اس نے پراٹھے رکھ دیا، اینا پر بھی سرسری سی نظر ڈالی۔ بچی کو مت کھورو سفیان شاہ، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ توبہ کرے بی جان، میں نے کب اسے کھورا ہے؟ سفیان شاہ کا اچھل لگا۔ ہاں ہاں، سب دیکھ رہی ہوں میں۔ وہ اپنی بات پہ ڈٹ گئی۔ اینا نہ سمجھی سے ان تینوں کو دیکھتی سفیان شاہ کو دیکھنے لگی، جس نے اسے پھر سے کھورا، اور اینا شاہ کی سٹی گم ہوئی۔ وہ تیز قدم اٹھاتی کچن میں چلی گئی، کیونکہ یہاں بھی جان کی چل جاتی، مگر کمرے میں تو سفیان شاہ نے اسے حساب لینا تھا، اسے اپنی شامت لانے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ دیکھو بگا دیا نا بچی کو کھور کر، ایسے تو تمہیں ڈانٹنی پڑتی نا سفیان شاہ، تمہاری حرکتیں ایسی ہیں۔ بی جان آج شاید اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں لگ رہی تھی۔ جب سفیان شاہ نے قدرت حیرانگی سے انہیں دیکھتے مدد طلب نظروں سے دادا جی کو دیکھا، جو کندھے اچکاتے پراٹھوں سے انصاف کرنے لگے۔ صحیح ہے، جا رہا ہوں میں، بیٹھا لیا یہاں اپنی بچی کو۔ چائے کا گھونٹ بھرے وہ غزیلی نگاہ سر پہ ڈالتے وہاں سے نکل گیا۔ جب اس کے جاتی اینا کا سکھ کا سانس پڑتے پھر سے ڈائننگ ہال میں آئی۔ بی جان اشال آ رہی ہے اور ارشان بھی، وہ خوشی سے چہکتی ان کے کندھے سے آ لگی۔ دادا جی اسے اتنا خوش دیکھ کر مسکرا دیا۔ ہاں میری بچی، اب آپ مجھے جلدی سے بتائیں میں کھانے میں کیا کیا بناؤں؟ ان کی بازو پکڑے وہ بچوں جیسی خوش ہو رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے بی جان، میں شال کو اتنا مس کر رہی تھی، اور ہاں بی جان، میں شال کے ساتھ ہی رہوں گی جب تک وہ یہاں رہے گی۔ اس نے بڑے رازدانہ انداز میں بی جان کے کان میں سرگوشی کی۔ جب مانوسی قدموں کی چاپ سنے اینا کی بولتی پھر سے بند ہو گئی۔ میں اپنا وائلیٹ بھول گیا تھا۔ ٹیبل سے وائلیٹ اٹھاتے ایک نظر پھر سے اینا پہ ڈالے وہ نکل گیا۔ جب اینا کی رکی سانس کے ساتھ زبان میں پھر سے چل پڑی۔ اتنا مت ڈرا کرو سفیان شاہ سے بہو، وہ شور ہے تمہارا۔ دادا جی اس کی سفیان شاہ کے نام پر ہی خوف سے درد پڑتے چہرہ دیکھ کر تعجب سے کہہ رہے تھے۔ دادا جی میں کیا کروں؟ ہاتھ ہوا میں اٹھاتی اینا نے مسکین سی شکل بنائی۔ آپ کا پوتا اتنا کھڑوس ہے دادا جی، انہیں دیکھتی مجھے ڈر لگنے لگتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے دادا جی، وہ مجھے دیکھتے نہیں، وہ مجھے کھورتے ہیں، اور باتوں وہ مجھ سے کرتی ہی نہیں ہے، وہ صرف مجھ پر حکم چلاتے ہیں۔ شال کے آنے کی خوشی تھی یا کوئی اور وجہ؟ آج اینا شاہ نے اپنے انجام سوچے بغیر سفیان شاہ کی نقل اتارتے ہر بات کہہ ڈالی۔ ایسے مت دیکھے دادا جی، مجھے بی جان نے کہا تھا کہ میں ان کو کھڑوس بول سکتی ہوں۔ ہاں، ناک کرتی وہ دادا جی اور بی جان کو ہنسنے پر مجبور کر گئی۔ ہاں ہاں، میں نے اجازت دی تھی میری بچی کو، کسی کے کیا مجال جو کوئی کچھ کہے۔ آخری بات بڑے روب سے کہتے بی جان، اور اینا دونوں ہنستی۔ بس بیٹا اپنی بی جان جیسی بن جاؤ اور سفیان شاہ پر حکم چلایا کرو، دادا جی نے قدرت ہنستے ہوئے کہا۔ میری تو ان کے سامنے زبان ہی چلتی دادا جی، حکم خاک چلاؤں گی۔ وہ بیچاری سوچ کے رہ گئی۔ اوکے، میں شام کی دعوت کی تیاری کر لوں۔ وہ مسکراتی کچن کی طرف چلی گئی۔ آج لگتا ہے میری حویلی کی رونقیں واپس آ گئی ہیں، بی جان انہیں دیکھتے خوشی اور دکھ کے ملے جلے تاثرات میں بولی۔ بس یہ رونقیں ایسی رہے، آمین۔ دونوں نے بیک وقت آمین کہا۔ اب ولی شاہ کو کال کر کے بتا دے کہ شال اور ارشان آ رہے ہیں، اپنی نشست سے اٹھتی وہ یاد کروانے والے انداز میں بولی۔ وہ کہاں گیا؟ دانیال بھائی کی طرف گیا ہے۔ صحیح، ویسے اسے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے کون سا خوشی ہونی ہے؟ اس کے لیے اس کی بیٹیوں کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ دادا جی کے لہجے میں کرواٹ کھل گئی۔ بی جان کے چہرے پر اچانک خوشی کی جگہ کرب نے جگہ لے لی۔ سفیان شاہ کو زہر دینے کی کوشش جس لڑکی نے کی تھی، اس کا کچھ پتہ چلا؟ ہاں، دادا جی ایک لفظی جواب دیتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کون ہے وہ بدبخت جس نے میرے بچے کو تکلیف دینی چاہی؟ بی جان نے انتہائی غصے سے استغفار کیا۔ ایک ہی ہے ہمارے خاندان کا جانی دشمن، دادا جی ٹھکے چھپے لفظوں میں کہتے وہاں سے واک آؤٹ کر گئے، جبکہ بی جان کو اس شخص کو سوچتی نفرت کے ابال پڑنے لگے۔ اللہ پوچھے گا تجھے دلاور شاہ، بھیگی لہجے میں کہتی وہ کچن کی طرف چل دی، مگر انہیں کب خبر تھی ان کے خاندان کا دشمن صرف دلاور شاہ نہیں ہے۔ کیا بات ہے پری، میں کب سے نوٹ کر رہا ہوں تم بہت چپ ہو۔ گاڑی میں پہلی خاموشی ٹوٹی تھی۔ اشال ذرا سا رخ پھرے ارشان شاہ کو دیکھنے لگی۔ اسلام آباد بھی میرے زخموں کو نہیں بھر سکا۔ کافی دیر کا چھایا سکوت اشال کو اس قلب زدہ جملے نے توڑ دیا۔ اس کی لہجے کی تکلیف محسوس کرتے ارشان شاہ نے شدت سے اسٹیئرنگ وہیل پہ گرفتار مضبوط کر دی۔ تمہیں معلوم ہے اشال، میں پولیس انسپکٹر کیوں بنا؟
आंसू पूछते शान ने उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा। फिर कुछ दिन पहले ही सैयद अरशान शाह असफन शाह ने खुद इशाल और हुस्नबी को अपनी सच्चाई के मतलब बताया था कि वो यहाँ किसी के लिए जॉब नहीं करता बल्कि एक पुलिस इंस्पेक्टर है। हुस्नबी इसकी इतनी रिस्की शोबे में जाने पर खफा हुई थी। खफा तो वो भी थी, मगर इशाल को खुशी भी हुई ये सोच कर कि कोई तो था जो उसकी माँ को इंसाफ दिलाएगा। क्योंकि मुझे मेरे बाबा के कातलों को पकड़ना था। पता है इशाल, अगर मुझे मेरे पापा जिंदा होते ना तो मेरी मम्मा भी मेरे पास होती और मेरी बहन भी। मगर मैं शायद इतना बदकिस्मत हूँ इशाल के बाबा की दादी मामा और फिर अनुषा दोनों मुझे छोड़कर चली गई। एक इस दुनिया से चली गई और दूसरी इस दुनिया में होते हुए ये भी गायब हो गई। बड़े ज़ब्त से कहते वो जख्मी मुस्कुराया। इशार, यहाँ ये दुनिया है, यहाँ सब आरज़ी है, दौलत, खुशी, गम, रिश्ते और हम इंसान भी। एक दिन ऐसा है ना, इस दुनिया की भीड़ में हमारा सब अपने खो जाएंगे और हम अकेले रह जाएंगे। हमें किसी की पहचान नहीं होगी, हमें सिर्फ खुद से कर्ज होगा। जानती हो वो दिन कौन सा होगा? इसने बखैर देख के सवाल किया, जबकि शाल चुप सादे से देख रही थी। वो दिन क़यामत का दिन होगा परी। इसकी खामोशी पर अरशान शाह खुद ही बोल पड़ा। पर अगर कोशिश की जाए ना तो वो दिन हम आज भी बना सकते हैं परी, मगर सिर्फ इतना है कि हमें दिल पर पत्थर रखना पड़ता है और ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ता है, कभी अपनों को छोड़कर तो कभी अपनों के साथ। हम अपनों को कैसे छोड़ सकते हैं भाई? मेरे ख्याल से सब छूट जाता है, मगर सके रिश्ते नहीं छूटते। फिर चाहे वो लाख हमसे बेरुखी बरते, हमें तो कारें खाती कि हमारा जिंदा वजूद को अपने आप पर मुर्दा कर लें। शीशे के इस पार देखते वो शिद्दत जब से कह रही थी। इसकी दलील सुने अरशान शाह मुस्कुरा दिया। फिर मुझे एक बात बताओ परी जी भाई, इतने दुखों के साथ इंसान जिंदा कैसे रह लेता है? क्योंकि हम सब्र कर लेते हैं इसलिए। इसने जज्बे से कहा। तो फिर जब हम सब्र कर ही लेते हैं तो किसी शय या इंसान से ये तवक्को क्यों रखनी कि वो हमारे जख्म भर देगा? इस सवाल पर इशाल खामोश हो गई। इसके पास जवाब नहीं था। आपने कैसे इतने दुखों पर सब्र कर लिया भाई? पहले फूफा जी, फिर फूफू, फिर वनुषी दी सभी चले गए। मेरे पास तो आप है मुझे संभालने के लिए। आपके पास कौन था? मेरे पास भी मैं ही था परी। इंसान एक मिट्टी का पुतला है परी। से इस दुनिया में जहाँ खुशियाँ मिलेंगी वहीं गम भी मिलेंगे। जहाँ इन खुशियों पर शुक्र अदा करना फ़र्ज़ है, वहीं इन गमों पर सब्र करना भी हम पर फ़र्ज़ है। इसलिए ज़िंदगी में कभी किसी इंसान या शय से ऐसी उम्मीद मत रखना। खुद के लिए खुद ही काफ़ी बनो। ज़रूरी नहीं कि कोई शख्स हमारे इर्द गिर्द होगा तभी हम सर्वे कर पाएंगे। खुद को बहादुर नस ही मजबूत बना लो, ताकि जब कोई गम मिले तो रोने के लिए किसी की कंधे की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि अल्लाह की ज़ात के अलावा हमारे आंसू की कदर कोई नहीं कर सकता। मैं बघूर ऐसे देखते सुन रही थी जब अरशान शाह पल को रोका। बल हर्ष पड़ी, अगर मैं मर जाता तो? अल्लाह ना करे भाई, क्या हो गया आपको? ऐसे तो नहीं बोले। फिर तब से वो चीखती वो रोने लगी। अल्लाह जी आपको मेरी भी ज़िंदगी लगा दी। इसकी हिचकी बन गई। अरे अरे मेरी परी बच्चे, मैंने कहा बल अर्ज नहीं करना मुझे ऐसा फर्ज समझे आप। रोते रोते वो गुस्सा करने लगी। अरशान शाह ने पहली बार इसे गुस्सा करते देखा था। एक आप ही तो है मेरे पास, अल्लाह ना करे आपको कुछ हो तो मेरा क्या होगा भाई? इशाल को तो ये दुनिया बाद में पहले से अपनी जिंदा दरगोर कर देगी। वो जोरों कतार रोने लगी। अरशाद शाह को वाकई अब अपने कहे जुमले पर अफसोस होने लगा। मेरी परी को कोई हाथ लगाए इससे पहले अरशाद शाह इसके हाथ हर से अलग कर देगा। इसने दो टोके लहजे में कहा। इसे गुस्सा करते देखकर इशाल भी खुद में सिमट गई। जो तुम लीव जैसी कंफर्म हो जाए मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा और डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। गाड़ी रोकते हुए हदायत देने लगा। जब विशाल बैग पर गिरफ्तार मजबूत करती कुदरत हिम्मत करके गाड़ी से नीचे उतरी। वो गाड़ी से उतरती अंदर जाती जब सामने खड़ी आयशा इससे पहले इस तक पहुंच गई। कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा, कहाँ रह गई थी? इसकी बाजू को पकड़े वो अपने साथ घसीटती ले जा रही थी। जब विशाल ने एक नज़र पीछे देखा जहाँ अरसान शाह मुस्कुराते से ही देख रहा था, वो भी सरसबाद में लाती यूनी के हदूद में दाखिल हो गई। ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा था इसलिए लेट हो गई। तुम क्यों आई हो यूनी? तुमने तो कहा था तुम आज नहीं आओगी। इसके सवाल का जवाब देती शाह ने साथ अपना सवाल भी किया। मैं तुम्हारी वजह से आई हूँ। मेरी वजह से? मगर क्यों? इशारा रुकते से देखने लगी, जबकि आयशा अपनी ज़ुबान के इतने तेज़ चलने पर अफसोस करने में मसरूफ़ हुई। नहीं मेरा मतलब तुम वो देखो। वो कन्फ्यूज बुरा जुमला बोलती यकदम चीख पड़ी। दिल के मकाम पे हाथ रखती ईशान ने इसके इशारे की सिम देखा। क्या? ईशान ने कुदरत तहज्जुब से पूछा, क्योंकि वहाँ देखने लायक कुछ नहीं था। प्रिंसिपल का ऑफिस। जाओ, तुम्हें बात करनी है ना, जाके बात करो, मैं यहीं वेट कर रही हूँ। इसकी इतनी अहम बात पर ईशान आंखें सुर्ख करते से देखने लगी। वो अजीब बिहेव कर रही थी। वो सर चटकते ऑफिस में चली गई। 2 मिनट बाद वैसे ही मुंह उठाकर वापस भी आ गई। अरे तुम वापस क्यों आ गई? आयशा जो रुक कर इसका वही इंतजार करने वाली थी
फ़ौरन से उसके करीब आती पूछने लगी, सर अभी मीटिंग में है, थोड़ी देर लगेगी इन्हें, इसलिए मैं वापस आ गई। अच्छा चलो कोई नहीं, काफ़ी पीऊँगी। आयशा ने मोबाइल पॉकेट में रखते इसकी तरफ देखा, जिसकी मतलाशी नज़रें किसी और को ही ढूंढ रही थी। किसी ढूंढ रही हो शालना? नहीं, किसी को भी नहीं। इब्तिसाम को ढूंढ रही हो? आयशा ने साफ कोई से सवाल किया। ना ना नहीं, मैं से ओह रिलैक्स हो जाओ लड़की, क्या हो गया? ऐसे क्यों पूछ लिया मैंने तुमसे? इशाल की अबतर होती हालत देखे आयशा ने इसके हाथ हिलाने शुरू कर दिए, जबकि दूर खड़ा कोई ठंडी रीलिंग पे हाथ रखे वो मंजर काफ़ी दिलचस्पी से देख रहा था। इंशाल का कंफ्यूज होना, फिर इसका बुकलाना इस शख्स को अजीब सा सुकून बख्श रहा था। तुम हवेली से कब वापस आओगी? इशाल को थोड़ा रिलैक्स होते देखकर आयशा ने फिर से सवाल किया। 2-3 दिन तक वापस आ जाऊंगी। सर झुकाए नजर अपने सर पड़ते हाथों पे गाड़े वो कुछ परेशान सी लग रही थी। इसे खुद समझ नहीं आ रही थी वो इब्तिसाम के नाम पर इतना वर्ड बिहेव क्यों कर रही है। इशाल एवरीथिंग इज ऑल राइट? वो पूछे बिना न रह सकी। इशाल ने नज़र हाथों से हटाए इसकी तरफ देखा जो मौयत से इसे देख रही थी। नहीं मैं ठीक हूँ, इसने सच कहा। अजीब सी वहशत है दिल में, समझ नहीं आ रहा मुझे मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। बाज़ार पुरसुकून हूँ मैं, मगर दिल में कबली सी मची हुई है। मुझे खुद को मालूम नहीं है मुझे क्या हुआ, मैं क्या चाहती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, सिवाय उसके कि मुझे उलझन हो रही है फ़कत। और गहरी सांस भरते वो खामोश हो गई। फ़कत? इसने फिर से पूछा। वो जवाब दिए बिना ही उठ खड़ी हो। फ़कत क्या इशाल? मुझे नहीं मालूम है ईशा, मैं खुद नहीं वाकिफ़ ऐसा क्या है जो मुझे बेसुकून कर रहा है, जो उस फ़कत के आके खाली जगह को पुर करेगा। गस्ती से सरगोशी नुमा अंदाज में कहती इशाल की नज़र उस्मान की तरफ उठी। किसी की खामोश नज़रों की तपिश तो वो कब से खुद पर महसूस कर रही थी। वहाँ इब्तिसाम इब्राहिम चौधरी को खड़े देखकर इशाल की सांसें पल को थम कर चली। वो बिना पल के चिपकाए से देख रही थी। इसकी नज़रों का ज़ाविया यकदम बदल गया जब नज़र इब्तिसाम के दूसरे हाथ में रखी जली हुई सिगरेट पे पड़ी। वो स्मोकिंग कर रहा था। इशाल सरसरी सी बेजार नज़र इस पर डालकर चेहरा झुकाए दूसरी तरफ चल पड़ी। इशाल रुको, बात सुनो मेरी। वो मजीद कुछ बोलते इसकी पीछे जाती इससे पहले मोबाइल रिंग हुआ। इशाल आयशा झंझनाहट का शिकार होती मोबाइल पर आती कॉल कट करके आगे बढ़ती। इस पर स्क्रीन पर चमकाता नंबर देखकर फ़ौरन से साइड पे होते कॉल यस कर चुकी थी। ज़्यादा इसकी हमदर्द मत बनो वरना पकड़ी जाओगी। इसकी सरसराती आवाज़ आयशा के सर पे लगी थी। तुम जो कहने के लिए कॉल किया ना वो बोलो, मुझे मत समझाओ। तुमने कॉल काट खाने को दौड़ती हो। इसके नए तबसरे पर आयशा ने जोर से पाँव ज़मीन पे मारा। मिस्टर इब्तिसाम इब्राहिम चौधरी अर्फ 2 नंबरी गुंडे। वो जल कर बोली, जी फरमाओ। इसका सुकून मजीद कह रहा होगा। तुम फरमाओ इससे पहले कि मैं तुम्हें बता दूँ, इसका भाई तुम्हें मेरे साथ देख चुका है। तुम्हारा यूं मोहतरमा के साथ इतने कम वक्त में फ्रैंक होना इसे शक में डालेगा। फिर है भी पुलिस वाला तो ज़रा मेहरबानी करो। इब्तिसाम ने तकरीबन तहम्मुल से ही बोला, अगर इसे मालूम हो गया कि तुम विशाल के साथ इसकी चॉकलेट हवेली के राज जानने और गठियाँ सुलझाने के लिए चल रही हो ना, तो तुम्हारा तो बाइकआउट होगा ही, साथ मेरा भी करवा दोगी। अब की बार इसके लहजे में इतना तेज था जिसे महसूस करते आयशा ने सामने टेरेस पे खड़े बंदे को गोरी से नवाजा। और हाँ, अब क्या है? ज्ञान खत्म नहीं हुआ तुम्हारा। मालूम नहीं इसे इब्तिसाम से इतनी चिढ़ क्यों थी। वो उस बंदे से आराम से बात करना अपनी तौहीन समझती थी। टेरेस पे खड़े इब्तिसाम ने नापसंदीदा नज़रों से इस लड़की को देखा। संभल कर आओ मिस आयशा, या कोई है जो मुझ पे नज़र रख रहा है। कोशिश करना तो मुझसे मत मिलो। अब कौन आ गया यहाँ? क्या हम दोनों काफ़ी नहीं है? इसके अंदर धुआं भरने लगा था। तुम्हारे 2 दिन पहले बने पुराने भाई ने मेरी जासूसी के लिए इसे मेरे पीछे लगाया, और तुम ये बात जानती हो ये भी इतने पुरसुकून कैसे हो? इसके इत्मीनान पर आयशा अशश कर उठी। बस यही स्टाइल है मेरा। मुझे पसंद है वो वक्त जिसमें लोग मुझे जानने के लिए दर दर की खाक छानते हैं, मगर इनके हाथ कुछ नहीं आता। तनफ़ुर से कहते वो हंस दिया। ठीक है मैं बुरा हूँ, पर इतना भी नहीं कि अगर वो खुद से आकर मुझसे कह के भाई हमें बताओ इब्तिसाम इब्राहिम चौधरी है कौन है, तो 1 सेकंड की देर किए बिना मैं इनके सामने अपना आप खोल के रख दूँ। मगर यहाँ तो सबको हीरो बनना है, तो बस ठीक है मेरी बला से 10 जासूस लगाए मेरे पीछे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वो पुरसुकून सा बोला। और अगर इन्हें तुम्हारे खिलाफ कुछ मिल गया तो वो नामुमकिन है। जब तक मैं खुद नहीं चाहूँगा तब तक कोई मुझ तक नहीं पहुँच सकता। इसने मगरूरियत से कहा। इतना गुरूर आखिर किस बात का है तुम्हें? इतनी अक्लमंदी का, और अब थोड़ी सी अक्लमंदी तुम भी दिखा लो। तो बद्दू जवाब देते इसने साथ तीली भी लगाई जो लग भी गई। पहाड़ में जाओ तुम अपनी अक्लमंदी के साथ, समझे तुम? वो फाड़ खाने वाले अंदाज में बोली। और मैं तुम्हारी तरह इतनी नहीं नहीं, मैं शाल के साथ इस हवेली के राज आने के लिए हूँ। मैं इसे अच्छी दोस्त समझती हूँ, तुम्हारी तरह नहीं सेल्फिश अपने मकसद के लिए इसे इस्तेमाल करके। बकवास बंद करो तुम। वो इतनी ज़ोर से चीखा आयशा के हाथ से मोबाइल छूटते ज़मीन पे जा गिरा। मुझे मेरे मकसद तक पहुँचने के लिए किसी औरत की सहारे की ज़रूरत नहीं है, समझी तुम? और जो तुम इतना उड़ रही हो ना इसकी हमदर्दी में, अगर इतनी हमदर्द हो तो जाओ जाकर बताओ उसे तुम क्यों उसके साथ। पता नहीं समझती क्या खुद को बदतमीज़ औरत। इसने खटक की आवाज़ से कॉल कट कर दिया। आयशा ने इसकी मोहब्बत को गाली दी। अभी तो वो इसे
मोहब्बत नफ्स से जुड़े एहसास की सही तरह वाकिफ़ भी नहीं हुआ था और लोगों ने इसे बुरा इंसान की मोहब्बत पर उँगली उठाना भी शुरू कर दिया था। टेरेस पे चक्कर लगाते इब्तिसाम इंतहाई ज़ब्त से खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, जबकि आयशा हाथ में पकड़े मोबाइल को देखती बदतमीज़ औरत पर अटक गई। इसने तक की नज़रें रीडिंग की तरफ उठाई। मैं औरत नहीं, लड़की हूँ, तुम समझे तुम ब्लडी दो कौड़ी के गुंडे। वो ही दरख्त के पास खड़े से इतनी ऊंची आवाज़ में चलाकर कहा। इब्तिसाम के साथ आसपास खड़े लड़के लड़कियां भी हैरत से इस पागल लड़की को देखने लगे। उफ़ो, ये औरतें! टेरेस पे खड़े इब्तिसाम ने अफसोस से सर दाएं बाएं हिलाया। पता नहीं कौन सी मनहूस खड़ी थी जो उसको साथ रख लिया। मना किया किसी के सामने मुझसे बात ना करना, और ये लड़की सारी यूनी के सामने चला चला कर मुझे गुंडा कह रही है। क्या बनेगा इन औरतों के जज्बातीपन का। सिरगिट का कश लगाते वो खुद से हम कलाम हुआ, जबकि किसी कदमों की आवाज़ पर इब्तिसाम झटके से मुड़ा। माँ इशाल को खड़ा देखकर वो पल को टिका, मगर फिर इशाल के हाथों में पकड़े अपने पिजल बॉक्स को देखते उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो मैं कल वापस जा रही थी तो सोचा आपको आपकी अमानत वापस दे जाऊँ। इब्तिसाम इसे देखना नहीं चाहता था, मगर इसकी मासूमियत इसकी नज़रों में झलकती पाकीज़गी मजबूर करती थी। वो इस नज़र नहीं हटा पाता था, और आज भी इब्तिसाम इब्राहिम चौधरी खुद को बेबस महसूस कर रहा था। तुम चाहो तो इसे रख सकती हो। नज़रें बामुश्किल इर्द-गिर्द के मंजर पे रखे इसने नरमी से कहा, नहीं मुझे नहीं चाहिए। इशाल ने ज़रा आगे आते वहाँ रखी चेयर पर बड़े बैग पर इसे रखा और एक खफा भरी नज़र वहाँ हाथ रखे सिरगिट बासुल लेटर पर डालकर मुड़ गई। मोहतरमा जी, कहाँ जा रही हैं आप? हवेली वापस जा रही हूँ, उसने बिना पलटे बताया। अभी कहाँ जा रही हैं? प्रिंसिपल के ऑफिस। इसमें भी तो अभी देर है, मैं इंतज़ार कर लूँगी। वो अभी भी रुख मोड़ कर खड़ी थी। यहाँ बैठ कर भी तो आप इंतज़ार कर सकती हैं मोहतरमा। वो सीरियस हुआ। मुझे सिरगिट की स्मेल नहीं पसंद, मैं कुछ देर सिरगिट नहीं पीऊँगा। कुछ देर ही क्यों, हमेशा के लिए क्यों नहीं। अब वो पलटी थी, मगर लहजे में अनजान शख्स से बात करने का खौफ और तबीयत में घबराहट होना उसकी आम थी। आप एक बार कह दें। फिर इब्तिसाम की मजाल जब वो सिरगिट को छू भी ले, इसकी तरफ देखे बिना वो अटल लहजे में बोला, हैव अ सीट। इसने पड़ी चेयर की तरफ इशारा किया, जिस पर इशाल छिचकती हुई इसकी चेयर से थोड़ी दूर रखी चेयर पर बैठ गई। टेरेस का दरवाज़ा बंद था। वो कितनी बड़ी जगह नहीं थी। एक साइड पे रखी दो चेयर पर दो अलग अलग मंजिल के मुसाफिर अपनी अपनी सोच में मगन बैठे थे। इब्तिसाम की नज़रें चारों तरफ में घूम रही थी। वो कैसे भी करके साथ बैठी लड़की को नहीं देखना चाहता था। ठंडी हवा का झोंका इसके चेहरे से टकराता गुजर गया। इशाल ने बेसख्ता नज़र फेरी। जहाज़ की नज़र इब्तिसाम की नज़रों में गई। वो कोई कपल था जो हाथों में हाथ डाले मोहब्बत से दूसरे को देखते बातें कर रहा था। इशाल खजल सी होती फौरन से नज़रों का रुख बदल गई। यूं चुप बैठने से बेहतर इशाल को बात करना लगा था। वो क्या बात करे, अभी यही सोच रही थी जब नज़र फिर से सिरगिट पर पड़ी। आप स्मोकिंग क्यों करते हैं? वैसे ही इसने मुख्तसर सा जवाब दिया। नहीं किया करे। क्या मछली पानी के बगैर रह सकती है? इशाल यकीनी से देखने लगी, जबकि इब्तिसाम पहले से बावर करवाने वाले अंदाज में देख रहा था। इतनी सिरगिट इतनी ज़रूरी थी? क्या वो इशाल से क्या वादा निभाएगा? इशाल सोचती सर झटक कर रह गई। मगर तुमसे क्या वादा ज़रूर निभाएगा इब्तिसाम, फिक्र नहीं करो। वो हल्का सा मुस्कराया। जवाबन इशाल ने जरा सा सर को खम दिया और फिर वहीं खामोशी छा गई। इशाल अब की बार इब्तिसाम ने इसे मुखातिब किया था।